Good morning, friends. Welcome to the YouTube channel, which is Illuminating Group 360. Basically, as we have announced that we are going to start a free batch for the LLB entrance examinations of different universities. So, in that process, we are going to start the first class, which is Constitution of India. In this first syllabus, we will cover the Constitution of India and Indian polity. And after that, we will discuss some other topics which are asked in the LLB entrance examinations of the different universities and of the different law schools. So now आप सभी लोग का स्वागत करते हैं इस वीडियो में जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर बेस्ड है। बेसिकली इस वीडियो पर हम डिस्कस करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है, साथ ही साथ किस तरीके से इस टॉपिक से क्वेश्चन LLB एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं और क्या इम्पोर्टेंट है कॉन्स्टिट्यूशन का इंडिया के प्रॉस्पेक्ट्स पे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि बेसिकली इस पूरे टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और कॉन्स्टिट्यूशन और बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करने के बाद इसी टॉपिक से रिलेटेड अराउंड 15 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियोस में आपको मिलेगा, जिसको हम लोग सॉल्व करेंगे। और उसको सॉल्व करने का उद्देश्य ये है ताकि हम जान सकें कि आखिर हमने जो पढ़ा है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो कितना इफ़ेक्टिव है और कितनी हमें और नीड है एक्स्ट्रा पढ़ने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम लोग इस टॉपिक में देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हमारे पास आ जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन हम लोग क्या देखेंगे। बेसिकली डिफरेंट बुक्स में कॉन्स्टिट्यूशन की डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन हमें ऐसी डेफिनेशन चाहिए कि जिसको हम लोग साधारण तरीके से समझ सकें, और यदि डेफिनेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हमारे एंट्रेंस एग्जामिनेशन में तो उसको परफेक्टली हम लोग करेक्ट टिक कर सकें। तो देखिए, अगर हम लोग डेफिनेशन देखें तो सबसे सिंपल डेफिनेशन क्या है हमारे सामने। कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम law of land that sets out a framework and principle functions of the organs of the government as well as other powers of the गवर्नमेंट। तो बेसिकली अगर हम लोग पहली डेफिनेशन देखें तो ये बताता है कि सर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड। इसका मतलब क्या है कि जिस भी पर्टिकुलर क्षेत्र में हम रह रहे हैं, जैसे अगर हम भारत में रह रहे हैं तो भारत का जो सुप्रीम लॉ होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, दैट सेट्स आउट अ फ्रेमवर्क एंड प्रिंसिपल फंक्शंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल एज अदर पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। बेसिकली ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन पर्टिकुलर लैंड का सुप्रीम लॉ होगा, मतलब सर्वोत्तम होगा, इसके ऊपर कोई भी लॉ नहीं होगा,
जो कि एक प्रकार का ढांचा बनाएगा, प्रिंसिपल्स बनाएगा, सिद्धांत बनाएगा। बेसिकली वह सिद्धांत और उस ढांचे को फॉलो करके हमारी जो गवर्नमेंट है वो काम करेगी और लोगों के विकास के लिए, देश के विकास के लिए और विश्व में विकास के लिए योगदान को प्रदान करेगी। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की पहली डेफिनेशन है। अब दूसरी डेफिनेशन देख लेते हैं। इट रिप्रेजेंट्स faith and aspirations of people। वैसे अगर हम लोग देखें तो ये डेफिनेशन नहीं है, ये बेसिकली ये बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या रिप्रेजेंट कर सकता है। तो अगर हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट्स फेथ एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल। अब फेथ एंड एस्पिरेशंस ऑफ पीपल को कॉन्स्टिट्यूशन कैसे रिप्रेजेंट करेगा? तो अगर हम लोग देखें, अगर कोई पर्टिकुलर कंट्री है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम काफ़ी स्मूथ है और वहाँ के लोगों को कॉन्स्टिट्यूशन जो सिस्टम है उससे काफ़ी सारी उम्मीदें हैं और उनके कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम के कारण ही उनकी लोगों की लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही है और उनके देश में पीस लगातार मेंटेन है, शांति व्यवस्था कायम है, तो वहाँ के लोगों की जो फेथ है और एस्पिरेशंस है कॉन्स्टिट्यूशन के रिलेटेड वो काफ़ी अच्छी होंगी। लेकिन अगर कुछ कंट्री है जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम रिजिड है, कॉन्स्टिट्यूशन सिस्टम में स्मूथनेस नहीं है, तो उन कंट्री के लोगों के लिए वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशनल जो सिस्टम होगा वो उतनी बढ़िया और उसकी फेथ एंड एस्पिरेशंस उतनी अच्छी नहीं होंगी। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन किसी भी कंट्री के फेथ और एस्पिरेशंस को भी रिप्रेजेंट करता है, किसी भी कंट्री के पीपल की फेथ और एस्पिरेशंस को भी कॉन्स्टिट्यूशन रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट चलते हैं। द कंपोजिशंस ऑफ रूल्स एंड regulations for conducting peaceful practices and for the growth and development of the peoples। अब ये जो डेफिनेशन है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज की डेफिनेशन है। बेसिकली ये डेफिनेशन एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट लैंग्वेज में लिखी हुई है। इसमें कह रहा है कि द कंपोजिशन ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर कंडक्टिंग पीसफुल प्रैक्टिसेस एंड फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स। ये कह रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक तरीके से कंपोजिशन है जिसका उद्देश्य है, उसे कंपोजिशन करने का उद्देश्य है कंडक्ट करने का, कि वो पीसफुल प्रैक्टिसेस को कंडक्ट करेगा। कॉन्स्टिट्यूशन कंट्री में किसी भी प्रकार की कोई भी पीसफुल प्रैक्टिस हो रही है तो उसके पीछे कॉन्स्टिट्यूशन का इम्प्लीमेंटेशन होगा। साथ ही साथ किसी भी कंट्री के जो पीपल्स हैं उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक बेहतरीन रोल प्ले करेगा। इफ़ देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन, सो बेसिकली the growth and development of peoples are not so good. If there is constitution, the growth and development of the people will increased, or the people will also feel very good in that country, and that is the main thing which is uh, special here. So basically अगर constitution है किसी country के पास, if there is constitution,
अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, इफ़ देयर इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, तो वहाँ के जो पीपल्स होंगे उनके लिए सेफ्टी भी रहेगी, उनको सिक्योरिटी भी रहेगी, उनकी फेथ भी कंट्री के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी और उनकी फ्यूचर एस्पिरेशंस भी काफ़ी अच्छी रहेंगी। बट इफ़ देयर इज़ नो कॉन्स्टिट्यूशन, सो ये सारी चीज़ें अफेक्टेड होंगी, ये सारी चीज़ें अफेक्टेड होंगी अगर कॉन्स्टिट्यूशन किसी कंट्री में नहीं है। सो बेसिकली द मोस्ट important point is there, if there is constitution in any country, so the safety of that country, security of that country, faith of peoples of that country, aspirations of the peoples of that country are very good. But if there is no constitution, or there is constitution but the structure of constitution is rigid, so these four things will be affected. तो ये तो बात हो गई हमारी डेफिनेशंस की। अब हम लोग बात करते हैं सर कि वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। आखिर हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है, वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। बेसिकली अभी तक हमने देखा कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन काफ़ी सारी। डेफिनेशन में हमने देखा सर कॉन्स्टिट्यूशन इज सुप्रीम और फंडामेंटल लॉ ऑफ लैंड दैट रिप्रेजेंट फेथ एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल। लेकिन डेफिनेशन देखने के बाद कई कंट्रियां ऐसी हैं जो बिना कॉन्स्टिट्यूशन के चल रही हैं, तो हमारी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है और विश्व में कॉन्स्टिट्यूशन की क्यों ज़रूरत है। बजाय कॉन्स्टिट्यूशन के भी तो बहुत सारी कंट्रियां चल रही हैं, लेकिन इसके पीछे भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट, इट हेल्प्स इन determining relationship between citizens and गवर्नमेंट। पहला पॉइंट आया कि सर इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट। बेसिकली अगर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में एक प्रॉपर रिलेशन हम नहीं बैठा पाएंगे। जैसे कि अगर हम लोग देखें हमारी कंट्री के प्रॉस्पेक्ट्स में, अगर कोई सिटीज़न है, उसके लॉस या फिर उसकी जो हमारे पास राइट्स हैं उसको अबॉलिश होती है या फिर उसकी राइट्स किसी तरीके से हार्म करने की कोई कोशिश करता है, तो बाय द हेल्प ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वो व्यक्ति लीगल अथॉरिटी तक जाता है और बताता है कि मेरी इन राइट्स को या फिर मेरे इन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स को किसी ने हार्म करने की कोशिश की है, तो आप मुझे इसके प्रोस्पेक्ट्स में जजमेंट दीजिए ताकि मैं अपने राइट्स को वापस से अवेल कर पाऊँ। साथ ही साथ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई सिटीज़न है और उसे एक पीसफुल कंडक्ट या फिर एक पीसफुल प्रैक्टिस अपने टाउन एरिया में या फिर अपने आसपास के क्षेत्र में करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल इसे कोई रिलीजियस प्रैक्टिस करनी है, तो वो किसके पास जाए कि हमें इस रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए आप अप्रूवल दीजिए या फिर हमें इस रिलीजियस प्रैक्टिस के लिए आप परमिशन दीजिए। तो बेसिकली इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अगर किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो वहाँ के जो गवर्नमेंट है और सिटीजन्स के बीच में रिलेशन इतना अच्छा नहीं होगा। बट अगर किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन है तो वहाँ के गवर्नमेंट और पीपल्स के बीच में बहुत ही अच्छा रिलेशन होगा। और बेसिकली जिस गवर्नमेंट और पीपल्स के बीच में अच्छा रिलेशन होता है तो वहाँ के लोगों की लाइफ स्टाइल, देन वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, वहाँ का डेवलपमेंट, वहाँ का ग्रोथ, साथ ही साथ वहाँ का फ्यूचर ग्रोथ रेट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत इसलिए ज़्यादा है ताकि अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो पर्टिकुलर कंट्री में सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में रिलेशन अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन का सिस्टम होगा
तो पर्टिकुलर गवर्नमेंट में सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच का रिलेशन बहुत अच्छा होगा। साथ ही साथ ये भी इसेंशियल है कि सिस्टम स्मूथ होना चाहिए, रिजिड सिस्टम भी प्रॉब्लम फेस कर सकता है काफ़ी। सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम लोग। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि सर इट सेट्स ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल एंड गवर्नमेंट। बेसिकली अगर हम लोग देखें पीपल्स एंड गवर्नमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी सेट कर देता है कि ये फॉलोइंग ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं पीपल्स की जो पर्टिकुलर कंट्री में रह रहे हैं। साथ ही साथ ये ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है गवर्नमेंट की जो कि पीपल्स के लिए उस पर्टिकुलर कंट्री में काम कर रही है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा तो गवर्नमेंट अपनी ऑटोक्रेसी चला सकती है, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम है तो पीपल्स गवर्नमेंट को बता सकते हैं या फिर गवर्नमेंट को डायरेक्ट कर सकते हैं कि आपको इस पर्टिकुलर वर्क के लिए एम्प्लॉय किया गया है या फिर आपको इस पर्टिकुलर वर्क के लिए इलेक्ट किया गया है। साथ ही साथ जितने गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं या गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करके अपने जो कार्य हैं उनको करते हैं। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रहा किसी कंट्री में तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपने कार्यों को गलत तरीके से कर सकते हैं। साथ ही साथ वो पीपल्स के डेवलपमेंट के लिए या फिर पीपल के ग्रोथ के लिए काम नहीं करेंगे, वो अपने ग्रोथ के लिए, अपने डेवलपमेंट के लिए काम करेंगे और गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे पावर्स का। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन का होना बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। थर्ड पॉइंट कह रहा है सर इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीस एंड डेवलपमेंट इन दी कंट्री। तो बेसिकली अगर कॉन्स्टिट्यूशन होगा तो कंट्री में पीस रहेगा, और अगर कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि पीसफुलनेस को या फिर कंट्री में जो पीस है उसको किसी प्रकार से डिसएडवांटेज देते हैं या पीस को किसी प्रकार से ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो उस केस में कंट्री की जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन की हेल्प से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं और पीसफुल ऑपरेशंस के लिए या फिर कंट्री में पीस को डेवलप करने के लिए या पीस को एम्प्लॉय करने के लिए काम कर सकती है। तो बेसिकली हमने देखा कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग रिलेशनशिप बिटवीन सिटीजन्स एंड गवर्नमेंट, इट सेट्स आउट ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पीपल्स एंड गवर्नमेंट, इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीस एंड डेवलपमेंट इन दी कंट्री। अब नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेसिकली अगर हम लोग देखें तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया से बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे कंट्री में जितने भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस होते हैं उसमें पूछे जाते हैं। और अगर हम लोग बात करें लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की तो अराउंड 4 to 5 क्वेश्चंस कभी कभार आ जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 से 3 क्वेश्चन तो हर ईयर ही आते हैं लॉ एंट्रेंस एग्जामिनेशंस में। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला पॉइंट,
कह रहा है भैया द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी is not new to our country. The concept of dharma या धर्म in the ancient India was not very different from the rule of law. बेसिकली अगर हम लोग देखें ये कह रहा है सर कि द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी, अगर हम लोग बात करें कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया, बेसिकली हम लोग जानते हैं कि पहले भारत में बहुत प्रकार के राजा रहते थे, राजाओं की व्यवस्थाएं चलती थीं, लेकिन धीरे धीरे ब्रिटिशर्स यहाँ पर ट्रेडिंग करने के प्रोस्पेक्ट से आए या फिर ट्रेडिंग करने के ऑब्जेक्टिव से आए, लेकिन बाद में उनका ट्रेडिंग करने का ऑब्जेक्टिव पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट हो गया। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारी गवर्नमेंट सिस्टम्स इंडिया में चलाया। उसके बाद फिर भारत को आज़ादी मिली। आज़ादी के बाद धीरे धीरे भारत का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट हुआ। तो बेसिकली हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि फ्यूचर भारत के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का प्रोस्पेक्ट क्या है, साथ ही साथ पास्ट में भारत का जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट था वो किस तरीके से था। तो अगर हम लोग देखें तो भैया हाँ कह रहा है द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी इज़ नॉट न्यू टू अवर कंट्री। जो सिद्धांत है, जो कंसेप्ट है डेमोक्रेसी साथ ही साथ लिबर्टी का, वो हमारे देश में नया नहीं है। जो हमारे देश में अगर हम लोग बात करें तो डेमोक्रेसी और लिबर्टी का जो कंसेप्ट है वो नया नहीं है। द कंसेप्ट ऑफ धर्म इन एंशंट इंडिया वॉज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम रूल ऑफ लॉ। जो हमारे एंशंट इंडिया में धर्म का कंसेप्ट था, धर्म का सिद्धांत था, वो बहुत डिफरेंट नहीं है रूल ऑफ लॉ से। अब क्यों डिफरेंट नहीं है, अब देखिए इसके पीछे भी एग्जाम्पल है। वैदिक टेक्स्ट में अगर हम लोग जाते हैं, ठीक है, वैदिक टेक्स्ट में सभा थी, और करंट में अगर हम लोग देखें तो इसी को आप लोग जनरल असेंबली बोलते हैं। ठीक, वैदिक टेक्स्ट में समितियां थी, करंट में इसी को हम लोग बोलते हैं हाउसेस। अब अगर ब्रिटिश पार्लियामेंट के हिसाब से देखें तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स या हाउस ऑफ कॉमन्स होते हैं, और अगर हम लोग इंडिया के हिसाब से देखें तो राज्यसभा और लोकसभा है। ठीक है, तो बेसिकली हमने देखा कि बेसिकली वैदिक टेक्स्ट में सभा और समितियां होती थी, इसी प्रकार से करंट में जनरल असेंबली और हाउसेस हैं। तो ये बात हो गई हमारे पॉइंट नंबर फर्स्ट की। पॉइंट नंबर फर्स्ट ये कहता है कि द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड लिबर्टी है वो इंडिया के लिए नया नहीं है। भारत में पुराने काल से लेकर डेमोक्रेसी और लिबर्टी का कंसेप्ट लगातार बना हुआ है, क्योंकि वैदिक टेक्स्ट में सभा और समितियां थी जो करंट में जनरल असेंबली और हाउसेस का रूप ले ली हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ कि भैया नेक्स्ट पॉइंट हमारे सामने क्या कहता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है भैया, कौटिल्य अर्थशास्त्र also records that autocracy and
divine rights of kings had no place in the ancient polity. अब कौटिल्य अर्थशास्त्र ये भी बताता है हमें कि बेसिकली ऑटोक्रेसी और डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स हैड नो प्लेस इन दी एंशियंट पॉलिटी. एंशियंट पॉलिटी में डिवाइन राइट्स और किंग के जो ऑटोक्रेसी थी उसका कोई स्थान नहीं है. अब बिकॉज पहले के समय एकाधिकार एंशियंट टाइम में कौटिल्य अर्थशास्त्र बताता है कि एकाधिकार एंशियंट टाइम में नहीं था, वहाँ पर भी डेमोक्रेसी का सिस्टम था. ये सेकेंड पॉइंट हमारे पास हो गया. थर्ड पॉइंट हम लोग देख लेते हैं भाई, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इन इंडिया में. बेसिकली हम लोग ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे क्योंकि हमें एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के प्रोस्पेक्ट से तैयारी करनी है. हम वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ेंगे जिससे क्वेश्चंस आ सकते हैं. और इस वीडियो के तुरंत बाद आपको क्वेश्चन से रिलेटेड 15 क्वेश्चन मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया से रिलेटेड. ठीक है. और बाकी के बाद हम लोग उस 15 क्वेश्चन से पहली बार हम लोग चेक करेंगे, आप लोग चेक करेंगे, मतलब हम भी चेक करेंगे कि जो हमने टॉपिक पढ़ा था उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चंस हम कर पा रहे हैं. फिर आगे उसी हिसाब से हम अपने कंटेंट को और डेवलप करने की कोशिश करेंगे. चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं. बट अंडर ब्रिटिश रूल the idea of modern constitutional form of government developed as the East India Company changed from trading company to political authority, a political company. बेसिकली ये पॉइंट कह रहा है, बट अंडर ब्रिटिश रूल द आइडिया ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेवलप्ड. लेकिन पहले तो हमारे एंशियंट पॉलिटी में अगर हम लोग देखें तो बेसिकली हमारे पास ऑटोक्रेसी नहीं था, लेकिन जो गवर्नमेंट थी वो बेसिकली एंशियंट गवर्नमेंट फॉर्म था. लेकिन जब ब्रिटिश रूल आया तो उसमें आइडिया ऑफ मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेवलप हुआ. क्योंकि इसके डेवलपमेंट के पीछे कारण क्या था कि हमारी जो ब्रिटिश ट्रेड ईस्ट इंडिया कंपनी थी वह बदल गई ट्रेडिंग कंपनी से पॉलिटिकल कंपनी की तरफ. ठीक है. अब इसमें क्या हुआ सर, ये ट्रेडिंग कंपनी से पॉलिटिकल कंपनी की तरफ बदली. On the behalf of British Crown, several charters and acts were passed by the British Parliament to regulate its conduct. A brief. बेसिकली इसमें था कि जो ब्रिटिश क्राउन थी उन्होंने वेरियस चार्टर इशू किए जिसने अथॉरिटी दी ट्रेडिंग कंपनी को बिजनेस करने के लिए. लेकिन बाद में वो ट्रेडिंग कंपनी कन्वर्ट हो गई पॉलिटिकल अथॉरिटीज़ में, जो कि इंडिया के पूरी तरीके से हम लोग काम करें तो इंडिया के पीपल्स को रेगुलेट करने लगी. राजाओं को एक्सप्लॉइट करके धीरे धीरे इंडिया की जो सिस्टम थी गवर्नमेंटल उसको अपने अंडर में ले लिया. और धीरे धीरे आप देख ही सकते हैं पास्ट में कि ब्रिटिशर्स ने अच्छा रूल चलाया और बढ़िया तरीके से यहाँ पर अपने सिस्टम्स को अच्छी तरीके से इंडियंस को एक्सप्लॉइट किया और अपने एडवांटेजेस को अटेन किया. लेकिन बाद में भी कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे डेवलपमेंट हुए. आगे चल के इंडिया को इंडिपेंडेंस मिलती है, फिर इंडिया अपनी खुद की कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म को बनाता है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती है. उन सब के बारे में हम लोग आगे फ्यूचर में नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे. बेसिकली आज के इस वीडियो में हमने देखा सबसे पहली चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, डेफिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. सेकंड, वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है. थर्ड,
कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया या कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट इन इंडिया। अब ये 3 बेसिक हमने पॉइंट्स को डिस्कस किए। इन्हीं पॉइंट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे, ठीक है। तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। साथ ही साथ हम इसमें क्या अपडेट करें, क्या हमारी कंटेंट में प्रॉब्लम है, या आप फीडबैक भी दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑब्जर्विंग, और थैंक यू वेरी मच फॉर observing this video. Thank you very much for viewing this video, and do like, subscribe our YouTube channel, like this video, comment this video, share this video to all the students who are preparing for the various competitive examination. This video is not only useful for the law entrance examination, but it is also useful for other competitive examinations like SSC, bank and railway. So I would like to request you all, please do like, subscribe and share this video, and subscribe to our YouTube channel. Thank you very much. This is Illuminating Group 360.